हेलो दोस्तों, क्या आप क्रिकेट के दीवाने हैं और आप किसी ऐसी चैनल की तलाश में हैं जो आपको ढेरों सारी एनालिसिस जैसे कि ग्राउंड के एनालिसिस, प्लेयर्स के एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, टीम प्रिडिक्शन और हेड टू हेड रिजल्ट्स, ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन की अगर आप तलाश में हैं, आपकी तलाश अब खत्म हो रही है क्योंकि द क्रिकेट दंगल ये यूट्यूब का ऐसा चैनल है जो आप सभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके सजेशन देने हैं और धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियो देखिए, आपको अगर पसंद आती है उसे लाइक कीजिए। क्रिकेट दंगल देने वाला है आपको ढेरों सारी एनालिसिस और इस एनालिसिस में हम मैंने जैसे ज़िक्र किया था कि प्लेयर एनालिसिस होगी, ग्राउंड की एनालिसिस होगी, बहुत कुछ एनालिसिस आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमने यहाँ पर डेटा कवर किया हुआ है, जो हमने मैचेस कवर किए हैं, 1 जनवरी 2020 से लेकर जितने भी सारे ओडीआईज़ खेले गए हैं, वो हमने सब कवर किए हैं। और यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि अभी सिर्फ़ हम ओडीआई की डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और जैसे-जैसे आप लोगों का प्यार मिलेगा, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम टी20 या फिर जैसे कि आप समझ सकते हैं कुछ लीग्स होती है, बिग बैश लीग या फिर इंडियन प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग, ये सब भी हम इसमें धीरे-धीरे इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो अभी आपको पता है कि अगला मैच जो होने वाला है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला मैच 22 तारीख को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला है। और हम ये जानते हैं कि ये जो मैच होगा वो श्रीलंका में होने वाला है। तो हम पहले चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप वाइज़ पहले सेगमेंट में हम देखेंगे कि ग्राउंड कहाँ पर है, ग्राउंड की क्या कैपेसिटी है, डायमेंशंस क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस ग्राउंड पे क्या जो पिछले कुछ 4 वर्षों से अगर वहाँ पर मैच हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या रहा है, कैसा वहाँ का स्कोर कार्ड रहा है, कैसा वहाँ वो ग्राउंड कैसा खेला है। और उसके बाद हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे कि भाई जो 2 टीमें खेलने जा रही हैं उनका कैसा प्रोग्रेस रहा है, आपस में उन्होंने अगर जभी भी मैच खेला है, अब ये हो सकता है कि उन्होंने पिछले 4 सालों में कोई मैच ना खेले हों, तो मे बी विल हम कवर करेंगे पिछले 1-2 मैचेस जो उनके हुए रहेंगे। हम ज़्यादा पुराना डेटा नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए प्लेयर्स अगर 2019 से 18 की मैं बात करूँगा तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मैच खेलना छोड़ दिया हो या काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होगा। तो इसलिए जो 4 साल का डेटा भी होता है ये भी काफ़ी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो मैचेस हुए हैं तो आपको पता है ये मैच श्रीलंका में होने वाला है ये ओडीआई। सो विल जस्ट गो टू श्रीलंका। तो श्रीलंका में 3 ग्राउंड्स हैं अगर मैं आपको मत दिखाना चाहूँ तो कोलंबो में है एक कैंडी में है और एक हेमनटोटा। तो ये अच्छे इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं। अ, तो ये जो मैच होने वाला है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ है इसमें 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएँगे। 2 खेला जाएगा हेम्बनटोटा में और 1 जो है वो आर प्रेमदासा कोलंबो में खेला जाएगा। ये तो थी ग्राउंड की बात। अब हम चलिए आपको दिखाते हैं कि सैटेलाइट व्यू के ग्राउंड कैसा है, गोल है या कैसा है और उसमें कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो इस ग्राउंड में अभी तक 4 मैचेस 2020 से खेले गए हैं और ग्राउंड की 35,000 की कैपेसिटी है और डायमेंशन भी 60 से 65 मीटर की बाउंड्रीज़ हैं। चलिए हम चलते हैं इस ग्राउंड की तरफ। बिल्कुल। तो ये है उस ग्राउंड का व्यू। अगर आप एक सैटेलाइट व्यू देखेंगे तो आपको अ, लगेगा, पता चलेगा कि ये जो ग्राउंड है बिल्कुल गोल है ना? और मैं इसको अगर ध्यान से आपको दिखाना चाहूँ तो मान के चलिए कि ये आपका खेल का पट्टी हो सकता है सेंटर में। तो ये जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं ये लगभग इक्वी डिस्टेंस होंगी चारों तरफ से। स्ट्रेट का थोड़ा-सा बढ़ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स जो बैटिंग करता है तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। और बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग-लगभग सेम है अ, चारों तरफ से अगर ये हम खेल की पट्टी यूज़ करते हैं। नहीं तो यहाँ पर एक खेल की पट्टी दिख रही है अगर ये यूज़ हो जाती है तो ये थो डेफ़िनेटली ऑफ साइड में थोड़ा-सा राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। बट लेग साइड थोड़ा दूर हो जाएगा। तो ख़ैर ये तो है इस ग्राउंड के बारे में। हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इस ग्राउंड में जो हुए पिछले जो मैचेस हुए हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि उस मैचेस में कैसा परफ़ॉर्मेंस रहा है। तो चलिए हम फ़िलहाल उसको हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो इस ग्राउंड में 2020 से 4 मैचेस हुए हैं, ठीक है? अब इन 4 मैचेस की बात करें तो इसमें जो 2 एक सीरीज़ हुई है अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 मैचेस ऑलरेडी अफ़गानिस्तान खेल चुका है। तो अफ़गानिस्तान को थोड़ी बहुत पिच का
या आप कह सकते हैं ग्राउंड का उन्हें समझ होगी। पाकिस्तान ने तो यहाँ पर 2020 से कुछ मैचेस एक भी मैचेस खेले नहीं है, और एक जो श्रीलंका ने एक मैच खेला था वेस्ट इंडीज के साथ, तो ये टोटल आपके 4 मैचेस यहाँ हुए हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर श्रीलंका ने 4 मैचेस खेले हैं तो कुशल मेंडिस सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। वैसे ही आपको पता होगा कि वनिंडू हसरंगा, जो कि श्रीलंका के काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर, मैं श्रीलंका ही नहीं, मैं तो विश्व का भी एक उन्हें एक विख्यात ऑलराउंडर बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग तो उनकी गजब की है ही। तो 9 विकेट उन्होंने लिए थे। अब आप अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे तो यहाँ पर कुछ 260 से 63 का बनता है। अब इसमें देखिए डिपेंड करता है कि आपका मैच किसके साथ है, उसमें भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी आ जाती है, और ये भी होता है कि कभी-कभी कभी-कभी ये भी होता है कि भाई आपने मैच खेल लिया किसी ऐसी टीम से जो आपके रैंकिंग में 10 के बाहर है, तो वो जल्दी भी ऑल आउट हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का भी इसमें असर पड़ सकता है, बट मोर और लेस अगर 265 से 270 थोड़ा 5-10% ऊपर ले लें तो 200 अब 45 से लेके 285 ये एक अच्छा स्कोर यहाँ पे मान सकते हैं कि 280-85 एक अच्छा स्कोर होगा। और सेकंड इनिंग में यहाँ पर बहुत ही 200 के करीब का स्कोर माना गया है, तो चेजिंग शायद यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। अम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे टॉप 5 बैटर, अब खासकर यहाँ पर श्रीलंका वालों ने चारों मैचेस खेले हैं, और श्रीलंका उसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं। तो अफ़गानिस्तान के अगर आप प्लेयर्स देखोगे तो इब्राहिम ज़दरान, और ख़ैर एक ही प्लेयर का नाम है उनके अच्छी बैटिंग में, और इसके अलावा श्रीलंका के कुशल मेंडिस हैं, पथुम निसंका हैं, फर्नांडो हैं और दिमुथ करनाथ। उसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि बॉलर, जो टॉप 5 बॉलर हैं, तो आप देख सकते हैं वनिंडू हसरंगा, डेफ़िनेटली एक अच्छे स्पिनर हैं। फिर उसके बाद चमीरा, फ़रीद अहमद, शेल्डन कॉट्रेल और मोहम्मद नबी। तो पेसर को भी थोड़ी मदद है और स्पिनर को भी अ, आप देख सकते हैं मदद है यहाँ पर। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, विकेट वाइज़ कंट्रीब्यूशन देखता हूँ, तो इस ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि स्पिनर्स जो हैं, उनका दबदबा थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू फास्टर या फिर मीडियम फास्टर। तो फास्टर हो सकता है कि कम ही लोग खेले हों, तो सिर्फ 13% उनका योगदान रहा विकेट में, स्पिनर का 44% और मीडियम फास्टर का 43 कह सकता हूँ मैं। तो टोटल अगर 54 विकेट यहाँ पर इस ग्राउंड पर 2020 से 4 ओडीआई में गिरे हैं, तो 24 विकेटें स्पिनर ने ली है और मीडियम पेसर ने 23 विकेटें ली हैं। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो बॉलर होंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पिनर की बात करूँ तो जैसा कि वनिंडो हसरंगा ने 38% विकेट ली हैं। धनंजय डिसिल्वा और ये स्पिनर हैं लक्षण संदकन, ये भी श्रीलंका के स्पिनर हैं, तो इन्होंने मिला के थोड़ा-थोड़ा 3-3 विकेट का योगदान दिया है। फिर मोहम्मद नबी हैं, मुजीबुर रहमान हैं, नूर अहमद हैं। तो नूर अहमद भी अब काफ़ी फ़ेमस हुए हैं आईपीएल से, तो उनकी भी बॉलिंग देखने लायक रहेगी। मुजीबुर रहमान तो है ही फ़ेमस। यहाँ पे राशिद खान ने ये सीरीज़ खेली नहीं थी, तो इसलिए हो सकता है उनका नाम ना हो, अदरवाइज़ राशिद खान का नाम ना हो, ये तो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पिनर का कैसा योगदान रहा, और मीडियम फास्टर में भी अच्छा ही योगदान, मीडियम फास्टर ने भी अच्छा योगदान दिया है। तो जैसे वेस्ट इंडीज़ के अल्जरी जोसेफ, शेल्डन कॉटरेल, फरीद अहमद भी अफ़गानिस्तान से ही आते हैं, फजलक फारूकी भी अफ़गानिस्तान से ही आते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये एक प्लस पॉइंट इनके लिए हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करें कि विनिंग कंडीशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पे 4 मैचेस जो हुए हैं, तो 2 बैटिंग फर्स्ट और 2 चेज़ करते हुए यहाँ पर मैच जीते हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मसला थोड़ा ये है कि ठीक है, बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, बट अगर आप एवरेज के हिसाब से जाएँ तो ऑन एन एवरेज सेकंड बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए पहले बैटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। अब हम कुछ एनालिसिस ऐसा दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो रन्स बने हैं या विकेट्स बॉलर्स ने ली है, वो किस तरीके से है कि लाइक पर मैच में क्या विकेट हो सकता है। तो मैं आपको बैटिंग का पहले दिखा देता हूँ कि इस ग्राउंड के ऊपर, दिस इज़ जस्ट रिलेटेड टू, ये सिर्फ़ इस ग्राउंड से ही रिलेटेड है। इसमें कोई भी ऐसे बॉलर नहीं मिलेंगे जो इस मैच के इस ग्राउंड के बाहर का हो। तो ये जैसे 4 मैचेस में आप देखेंगे कुशल मेंडिस ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और 73 के एवरेज से इन्होंने 219 रन बनाए हैं। ठीक है? सिमिलरली इब्राहिम जदरान का भी 58 का एवरेज है। तो अगर मैं कहूँ तो अफ़गानिस्तान की तरफ से मैं इब्राहिम जदरान को देखना पसंद करूँगा यहाँ पर। फिर रहमत शाह
33 का एवरेज है, हस्मतुल्लाह शाहिदी भी 33 का एवरेज है। तो ये भी दोनों एक अच्छे बैट्समैन मैं मतलब अपनी टीम में इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि 33 रन अगर कोई प्लेयर एक वनडे में बना रहा है तो ठीक ठाक है वो। और उसी के साथ श्रीलंका के कुछ बैट्समैन हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तो पाकिस्तान ने कुछ खेला नहीं है तो मैं उनका यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि इस ग्राउंड पे अफगानिस्तान ने ऑलरेडी 3 मैचेस खेले हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये ग्राउंड के बारे में समझ सकते हैं कि आपको आइडिया आया होगा कि क्या स्कोर यहाँ पे बन सकता है, कैसे बॉलर यहाँ चल सकते हैं। और ये सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई पहली बैटिंग करता है तो अगर 250 का स्कोर बनाता है तो क्या वो सेफ होगा, या फिर अगर मैं स्पिनर को अवॉइड करता हूँ इस टीम में लेना तो क्या वो सेफ है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से मिली होगी। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हेड टू हेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान मैं देखता हूँ और पाकिस्तान, तो हेड टू हेड 2020 से अगर मैं देखूं तो 2020 से तो खैर इन्होंने कोई भी मैचेस खेले नहीं हैं। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, क्योंकि अगर 2020 से कोई मैचेस नहीं हुआ है तो इनके बीच अगर कोई पुराना मैचेस, तो ठीक है। तो मैं अगर वैसे देखना चाहूँ तो 2 मैचेस मुझे दिख रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो एक जो मैच है ये वर्ल्ड कप का मैच है। अगर आप देखो, पाकिस्तान 3 विकेट से जीता था। इमाद वसीम ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी वहाँ पर, और हारा हुआ मैच अफगानिस्तान के जबड़े से छीना था। वैसे ही अगर एक ये शायद एशिया कप का मैच है, वहाँ भी आप देखोगे तो पाकिस्तान ने 3 विकेट से ही मैच जीता था, और वहाँ पे भी लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति थी। दोनों ही मैचेस में एक चीज़ कॉमन रहा है कि पाकिस्तान 50वें ओवर में मैच जीता है, और दोनों ही अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने दोनों ही में ही सेकंड बैटिंग की है। इन चेज़ करते हुए उन्होंने ये दोनों मैच जीते थे। तो मुश्किल मैच था। अब मैं अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जीत तो महत्व थी, क्योंकि एक वर्ल्ड कप की थी और एशिया कप की थी। और मैं अगर अफ़गानिस्तान के यहाँ से बात करूँ तो ऐसा लगता है कि उनके पास कोई एक बॉलर शॉर्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से ही वो हारे हैं मैच। तो अभी तक तो जो 2 मैचेस रिसेंट के खेले गए हैं, अब ये 2018 में हुआ था, ये 2019 में, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ने वैसे भी ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। इंडिया पाकिस्तान का तो समझ में आता है क्यों नहीं खेले, अब इनका क्या मसला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अफ़गानिस्तान के हम कुछ मैचेस देखते हैं पुराने कि उनका तो अफ़गानिस्तान ने टोटल 2020 से, अगर मैं 2020 से ही लेते हैं 1-2 मैच तो ठीक है। तो 2020 से इन्होंने 20 मैचेस 20 ओडीआई खेले हैं, और 70% इन्होंने मैचेस जीते हैं। तो कुछ मतलब काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है अगर ऐसा देखा जाए तो। मोस्टली इन्होंने मैचेस जो खेले हैं बांग्लादेश और श्रीलंका, अ, ऐसी टीमों के साथ इन्होंने ज़्यादातर मैचेस खेले हैं। तो इनका एक अच्छा सा इनका एवरेज है, अगर 70% आप मैच जीते हैं। वैसे ही मैं अगर पाकिस्तान के पिछले 4 साल के मैचों की बात करूं, पाकिस्तान टीम चॉइस 2 में मैं अफगानिस्तान रखता हूं, ठीक है। और मैं हम्म, पाकिस्तान के ऑल मैचेस 2020 से अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान भी 26 मैचेस खेले हैं पिछले 4 सालों में उन्होंने, और 17 मैचेस में उन्होंने जीत प्राप्त की है। तो ऐसे में मैं ये देखूंगा कि इनका जो इन्होंने 26 मैचों में से घर में कितने मैचेस खेले हैं। तो पिछले 4 सालों में इन्होंने जो ओडीआईस खेले हैं घर में, कुल 17 खेले हैं। तो मतलब लगभग इन्होंने 60 से 70% मैचेस घर में ही खेले हैं, और उसमें भी इन्होंने 17 मैचों में 12 मैचेस जीते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि जो एशियन कंडीशन है अ, वो डेफिनेटली एशियन टीमों को तो मतलब सूट करेगी। तो उसके साथ ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ वर्षों से जो घर में मैचेस खेले हैं काफ़ी अच्छा वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लेयर एनालिसिस पाकिस्तान। और अगर अगर अब मुझे कोई कहता है कि भाई टीम बनानी, मुझे टीम चूज़ करनी है अफ़गानिस्तान, या मुझे समझना है कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर हमने
अफ़गानिस्तान कि ये प्लेयर्स की लिस्ट है जो पिछले कुछ 4-5 सालों से मैचेस खेले हुए हैं, कैसा इन्होंने स्कोर किया हुआ है। तो सबसे टॉप पे अभी तक अफ़गानिस्तान के पिछले 4 सालों के जो प्लेयर हैं, हालाँकि उन्होंने मैचेस भी 20 खेले हैं, रहमत शाह, तो उन्होंने अगर ये खेलते हैं तो इन्हें हम समझ सकते हैं कि ये एक 40 या 41 के एवरेज रन बनाते हैं, तो ही इज़ अ गुड बैट्समैन, इंक्लूड कर सकते हैं हम अपनी टीम में। फिर उसके बाद अगर इब्राहिम जदरान को देखें तो उनका तो और भी अच्छा एवरेज है। पिछले 4 सालों के जो भी उन्होंने वनडेज़ खेले हैं। उसी के साथ-साथ रहमानुल्लाह भी काफ़ी मैचेस खेले हैं बट उनका एवरेज 37.4 ठीक है, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक एवरेज है। फिर उसके बाद शाहिदी 19 मैचेस खेले हैं और 32 की एवरेज है। फिर नजमुल्लाह जदरान भी 32 की एवरेज से खेलते हैं और उसके बाद अगर आप जाएँगे राशिद 23 और उसके बाद थोड़ा एवरेज थोड़ा कम हो जाता है। तो मिला-जुला के ये 4-5 बैट्समैन पर ही अफ़गानिस्तान की टीम डिपेंडेंट है। 5 बैट्समैन अगर राशिद खान थोड़ा कैमियो खेल देते हैं छोटा-सा, तो वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट हो सकता है और नबी भी कभी-काल खेल देते हैं। तो अदरवाइज़ ये 4 या 5 ये जो 5 हैं इनके मेन बल्लेबाज हैं। अगर ये 5 बल्लेबाज ठीक-ठाक खेलते हैं तो एक अच्छी अच्छी स्थिति में पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे ही बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो राशिद खान सबसे नंबर 1 पर हैं। 17 मैचों में उन्होंने 34 तो लगभग 2 विकेटें हर एक इनिंग में लेते हैं ये। उसी के साथ फजल फारूकी, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी। तो ये 4-5 इनके मेन बॉलर हैं। अब मैं नवीन उल हक की बात करूँ जो थोड़ा-सा मुझे ठीक-ठाक दिख रहे हैं। 3 मैचों में 8 विकेटें मैचेस ज़्यादा नहीं खिलाया है, क्यों नहीं खिलाया है पता नहीं। लेकिन इनको भी इंक्लूड करते हैं तो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप बन जाएगी। मैचेस खिलाएँगे तो ही ये कोई बड़ा मैच जीत पाएँगे। इनकी ये ख़ासियत है कि ये इनके 3-4 बल्लेबाज और 3-4 बॉलर अच्छे से मैच खेलते हैं बट बाकी के 1-2 बॉलर जो शॉर्ट पड़ते हैं, इनकी हार का सबसे बड़ा रीज़न यही है। आप किसी भी मैच में देखो तो 1-2 बॉलर इनके पास 1 बॉलर तो शॉर्ट पड़ जाता है और जिसकी वज़ह से इन्हें काफ़ी बढ़िया पड़ जाती है और ये नौ छोड़िए मतलब मैच तो हार ही जाते हैं फिर। अब मैं अगर पाकिस्तान के साथ देखूँ कि हालाँकि सिर्फ़ 2 ही मैचेस खेले हैं और वो भी 2020 के पहले के, तो रिकॉर्ड कैसा रहा है मैं उन 2 मैचेस का दिखाता हूँ। तो उस वक़्त तो असगर अफ़गान खेलते थे, कप्तान हुआ करते थे। तो अब तो वो ख़ैर है नहीं, तो अगर मैं देखूँ तो हशमतुल्लाह शाहिदी पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेले हैं। रहमत शाह का भी 36 का एवरेज है और उसके बाद देखा जाए तो धीरे-धीरे सबका एवरेज कम हो चुका है, लगभग 20-25 ऐसे ही। तो एटलीस्ट ये 2 बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा नज़र रहेगी। अब इब्राहिम जदरान तो थे नहीं उस वक़्त, 2018 में मैच खेले नहीं थे, तो उनका नाम नहीं है बट वो उन्हें भी हम अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बॉलर की बात करूँ, तो जो 2 मैचेस अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेले थे, उसमें मुजीबुर रहमान, राशिद खान, मोहम्मद नबी, तो ऐसे 2-3 बॉलर पिक कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही ठीक-ठाक बॉलिंग की है। तो ये तो अफ़गानिस्तान के नज़रिए से हुई बात। अब मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान कैसा अफ़गानिस्तान के साथ खेला है उन 2 मैचेस में और यहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो टॉप के बल्लेबाज हैं, फ़िलहाल जो अ, डेफ़िनेटली उसमें बाबर आज़म का नाम तो आएगा ही। अगर मैं अपोज़िशन अफ़गानिस्तान ले लेता हूँ तो दीज़ आर ये है पाकिस्तान के बैटर की जो उन्होंने 2 मैचेस अभी तक खेले हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो इसमें टॉप पर है इमामुल हक 58 के एवरेज के साथ, फिर बाबर आज़म 56 के एवरेज के साथ। तो ये 2 बैट्समैन तो टीम में होना ही चाहिए। ख़ैर शोएब मलिक ने भी 1 मैच खेला था और 51 रन बनाए थे उन्होंने, तो वो तो अब है नहीं। इमाद वसीम भी शायद टीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये हारा हुआ मैच जिताया था, मुझे याद है। उसके बाद हरीश सोहेल ये भी अब नहीं खेलते, सरफराज अहमद भी शायद नहीं है, मोहम्मद हफीज़। तो मिला-जुला के अगर देखा जाए, तो जब ये मैच हुआ था, तो वो दोनों मैच खेलने वाले कुछ 4-5 खिलाड़ी हैं जिसमें से अगर आप सिर्फ़ देखोगे तो इमाम उल हक, बाबर आज़म यही अब खेलते हैं। अब फ़खर ज़मान अच्छा फ़खर ज़मान आप देखो, तो फ़खर ज़मान दोनों मैच में इन्होंने 0 रन बनाया था। अगर मैं इनको देखूँ फ़खर ज़मान को, तो दोनों मैचों में इन्होंने 0 बनाया था, दोनों में ये एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। और अगर मैं देखूँ कि किसने आउट किया था, तो आप देखोगे मुजीबुर रहमान ने। तो इन्होंने कुल मिलके कुछ 7 या 8 गेंदें खेली होंगी दोनों मैच में और इन्होंने 0 रन बनाया था। तो मुजीबुर रहमान के खिलाफ ये थोड़ा फँसते हैं। तो मुजीब मुजीबुर रहमान इनका विकेट ले सकते हैं, ओपन करते हैं, तो इनको स्ट्रैटेजी बनानी होगी थोड़ा
या तो नॉन स्ट्राइकर पर जाएँ या फिर मुजीबुर रहमान के सामने थोड़ा खुल के खेलें। क्योंकि अगर डर के खेलेंगे तो 2 बार पिछली दोनों बार एलबीडब्ल्यू हुए हैं तो इसका सफाया हो सकता है। बॉलिंग की बात करें तो शाहीन अफरीदी तो हिट चल रहे हैं, फिर मोहम्मद नवाज़ है, इमाद वसीम खैर खेलेंगे नहीं, वहाब रियाज़ तो खेलते नहीं, हसन अली, शादाब खान, ये कुछ बॉलर्स हैं। तो उन दोनों मैचों में हम देख सकते हैं कि ये इनके बॉलर्स जो फेवरेट बॉलर्स रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि आपको आपस में इन्होंने जब खेला है तो कैसे इनका परफॉर्मेंस मतलब किस बैटर को आप उम्मीद कर सकते हो अच्छा खेल सकता है, कौन-सा बॉलर अच्छा खेल सकता है। तो जो अगला सेगमेंट है, अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि इनकी टीम कैसी हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एज़ अ अफ़गानिस्तानी मैं सोचता हूँ कि कौन-सी टीम जो पिछले 4 साल से मैं जिसको मौके दिया रहा हूँ, तो उस हिसाब से कौन-सी टीम अम, है जो मेरे इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं अफ़गानिस्तान में देखता हूँ, तो सबसे टॉप पे रहेंगे राशिद खान, किन्हों ये जो रेटिंग है ये हमने अपने हिसाब से रेटिंग बनाई हुई है उनके परफ़ॉर्मेंस विगत 4 वर्ष के जो इनका परफ़ॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। तो मैं अगर राशिद खान को लेता हूँ तो उन्होंने 1124 की रेटिंग प्राप्त करके उन्हों सबसे पहले नंबर पे मैं उनको चूज़ करूँगा अपनी टीम में। फिर रहमत शाह, फिर रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम ज़दरान, मोहम्मद नबी, फ़ज़लक फ़ारूकी, मुजीबुर रहमान, हस्मतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह ज़दरान, फ़रीद अहमद, अज़मतुल्लाह उमरज़ई और गुलाबदीन नईम। तो अगर ये टीम मेरी होती है तो मैं कहूँगा एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो पिछले 4 सालों में इनको मौका दिया गया है। इसके अलावा भी जैसे नूर अहमद हो सकते हैं या फिर अ, 1-2 ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो इनको ज़्यादा मौका ना मिला हो बट वो रिसेंटली अच्छा कर रहे हो। बट मोर और लेस यही टीम होगी। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान की टीम को देखूँ तो देखिए पाकिस्तान में डेफ़िनेटली बाबर आज़म, फ़खर ज़मान, इमामुल हक, तो ये 3 तो उनके मुख्य बैटर हैं और एक अगर मैं देखूँ तो मोहम्मद रिज़वान एक कीपर हैं। तो ये 4 तो वो हमेशा खिलाएँगे ही खिलाएँगे। उसके अलावा बॉलर में अगर हरीश राऊफ, शाहीन अफरीदी और एज़ अ स्पिनर तो शादाब खान को काफ़ी मौके देते हैं। मोहम्मद वासिम जूनियर को भी मौका मिलता है और मोहम्मद रिज़वान, उसके बाद नसीम शाह और आगा सलमान। तो पाकिस्तान को थोड़ा मिडल ऑर्डर जो उनका है लोअर, वो थोड़ा-सा वहाँ देखना होगा क्योंकि अगर ये 3-4 बल्लेबाज अगर आप रन देखोगे, तो रनों की जो 60 टू 70% तो यहाँ पे यही लोग बनाते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ यहाँ पर पाकिस्तान, तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये जो 4 बल्लेबाज हैं, अगर ये परसेंटेज आप देखोगे तो ये लगभग 60 से 70% रन यही बनाते हैं 4 और अगर किसी दिन ये फेल होते हैं चारों, तो फिर कोई करिश्मा ही इन्हें बचा पाएगा। तो ये टीम पाकिस्तान के अगर आप सोच रहे हैं नज़रिए से तो पाकिस्तान के नज़रिए से टीम हो सकती है। अगर मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिल के सोचता हूँ कि मेरी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है 11 की, तो ये यहाँ पर आप जा सकते हैं। बाबर आज़म, फ़खर ज़मान, राशिद खान, इमामुल हक, हरीश राव, रहमत शाह, शाहीन अफरीदी, रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम ज़ादरान, मोहम्मद रिज़वान और नबी। अब इसमें मेरा एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि फ़खर ज़मान पिछले 2 मैचेस में मुजीबुर रहमान ने 0 पे आउट किया था। तो अब मैं अगर मुजीबुर रहमान को रखता हूँ और फ़खर ज़मान को भी रखता हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो विकेट ले लेंगे तो भी मैं क्यों रख रहा हूँ? तो आप इन्हें हटा सकते हैं और कोई एक बल्लेबाज या फिर जैसे कि अलग से जो हमने टीमें डिस्कस की अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, उसमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई फ़खर ज़मान अच्छी वापसी कर सकते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आप इसको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो इस तरीके से टीमों का चयन भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसी टीमें खेल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेगमेंट था आपको ठीक लगा होगा। इसमें काफ़ी सुधार कर रहा हूँ, करूँगा और आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, ये सीक्वेंस ठीक है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो मुझे आप डेफ़िनेटली कमेंट कर सकते हैं और आपको अगर वीडियो ठीक-ठाक लग रहा है और उसमें सुधार की ज़रूरत है, वो भी बताइए। आप उसके हिसाब से भी मैं वीडियो को मॉडिफ़ाई करूँगा, आगे आगे आने वाली वीडियोज़ को। तो ये आपको बस बताना है कि भई ठीक है, ये इस तरीके से तो ठीक जा रहे हो, यहाँ पर ये मिसिंग है। तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि मिसिंग है और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली वो करूँगा। और आपको अगर तो ये सेगमेंट ठीक-ठाक लगा हो, तो थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ ही मैं
आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलूँगा अगले वीडियो में आपके सुझावों के साथ। कोशिश करूँगा कि उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। कुछ चीज़ें शायद यहाँ पर मैं ठीक से समझा ना पाया हूँ, या ऐसा हो रहा हो कि मैं थोड़ा-सा, बिकॉज़ ये पहला वीडियो है तो शायद इसमें थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा लिया हो या कम लिया हो। पर आपके सुझाव, आपके ऊपर मैं काम करूँगा और उसके हिसाब से मैं वीडियो को अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे अगली मैच के साथ और वहाँ पर हम समझेंगे कि जो हमने एनालिसिस दिखाई है, हम स्कोर कार्ड को अध्ययन करेंगे कि क्या वहाँ पर क्या रणनीति रही थी, वो क्या वो सही हुआ था या कुछ चीज़ें गलत हुई थी। उसके साथ ही हम फिर से देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा आगे। आगे के मैचेस में क्या हो सकता है, क्या टेक्निक बदलनी चाहिए टीमों को, या या ये ठीक-ठाक टीम है, इसके हिसाब से ही जा सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है, इसके पहले एशिया कप है, तो काफ़ी सारे मैचेस खेलने होंगे, तो उस हिसाब से मौके भी देना होगा और समझना होगा कि कौन-सा प्लेयर कहाँ पर सही खेल सकता है। क्योंकि कंडीशन मोर और लेस सेम रहेगी श्रीलंका में या इंडिया में या फिर पाकिस्तान में भी कुछ मैचेस हैं। ठीक है? धन्यवाद, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।